गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों। इसके पहले वाले हमारे लेक्चर में हमने देखा था इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्या होती है, रिएक्शन कैसे होती है। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी इसका मतलब इसका रेट जो है रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो, कभी कभी क्या होता है बेटा कि हमारी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसके रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ना होते हुए ये उसके कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड होती है। जनरली ये रिएक्शन जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जैसे मेटल, जैसे रैनी निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो ये सब रिएक्शंस जितनी भी होती है जिसमें प्लैटिनम, रैनी निकेल ऐसे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इसमें कैटलिस्ट की जो सरफेस एरिया रहती है वो जितनी अवेलेबल रहती है उतनी रिएक्शन होती है। तो एक्चुअली यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? कैटलिस्ट की सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड है। तो हमारे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है क्या? नहीं है। रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो बच्चों आज हम देखेंगे इसमें इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसा होगा। ठीक है बच्चों। नाउ देखते हैं, हमारे पास सामने एक एग्जांपल है। ये रिएक्शन है, ए से बन रहा है पी। ठीक है बच्चों। ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट है लेकिन इसके ऊपर भी रेट लॉ डिपेंड है क्या? नहीं है। तो देखो इसका रेट लॉ कैसा होगा। रेट लॉ इज इक्वल टू क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो। समझ में आ गया। तो इसका रेट लॉ कुछ ऐसा रहेगा। ए के ऊपर जीरो लिएगा क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। वन रहता तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाती, टू रहता तो सेकंड ऑर्डर बन जाती। ठीक है बच्चों। और हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कैसा होगा? देखो, इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंटेनियस रेट कैसा होता है बेटा? रेट इक्वल्स टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। क्लियर है। तो अगर इस इक्वेशन और इक्वेशन को देखो बेटा, तो दोनों इक्वेशन रेट के हैं। ठीक है। मैंने एक्चुअली क्या किया, एक जनरल रिएक्शन लिया है हमने और इस रिएक्शन का मैंने रेट लॉ निकाला है और इंस्टेंटेनियस रेट निकाला है। रेट लॉ निकाला तो मुझे ये इक्वेशन मिला है, इंस्टेंटेनियस रेट निकाला तो मुझे ये इक्वेशन मिला है। दोनों ही इक्वेशन रेट के है। जब दोनों ही इक्वेशन रेट के है तो ये एरिया सेम है, तो ऑब्वियसली ये एरिया भी कैसा होगा बच्चों? सेम होगा। क्लियर है। तो देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू, चलो ले लेते हैं इसको। इक्वेशन वन ले लिया, इसको मैंने टू ले लिया। क्या समझ में आ रहा है? के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर जीरो माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्लियर है बच्चों। अब किसी के भी रेस टू द पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है वन, यानी ये बात हट गई, बचा यहाँ पर के। तो कैसा होगा? के इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। अब डी, डिफरेंशिएशन वाला डी यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों से साइड में, एक ही साइड में दोनों चेंज रखना अच्छी बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, डी टी को इधर लेके चले जाते हैं। तो कैसा हो जाएगा? के डी टी माइनस भी लेके आ जाओ इज इक्वल टू डी ए। ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, ये पूरे इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो चेंज किस किस का हो रहा है? टाइम का चेंज हो रहा है, डी टी यानी चेंज इन टाइम। और डीए बोले तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी एक्चुअली चेंज किसका हो रहा है? टाइम का चेंज हो रहा है और ए का कंसंट्रेशन ऑफ ए का चेंज हो रहा है। बराबर है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाना है तो हमको इंटीग्रेशन करना जरूरी है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा लिमिट, और लिमिट लगाने के बाद में हमको लिमिट में किसको दिखाना पड़ेगा? टाइम को और ए को। ठीक है। तो ऐसा ले लेते हैं हम, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग above equation between the लिमिट कौन सी लिमिट रहेंगी बेटा? फॉर टाइम। टाइम की लिमिट क्या है? जीरो टू टी। ये हो गए टाइम की लिमिट। कंसंट्रेशन ऑफ ए की लिमिट क्या है? ए नॉट टू ए टी। समझ में आ रहा है। टाइम की लिमिट जीरो टू टी है, जीरो समय से टी समय तक। एक ही का क्या लिमिट है? ए नॉट टू ए टी। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पर ये बन गया। अब अप्लाई कर देते हैं, कैसा बनेगा? माइनस के डी टी बराबर है बच्चों जीरो टू टी, और यहां पर क्या होगा? ए नॉट ए टी, यहां पर क्या होगा? डी ए। ऑन सॉल्विंग, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? यहां पर कुछ नहीं है, ए तो के कांस्टेंट तो मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। डायरेक्ट किया है बेटा मैंने, ज्यादा स्टेप्स नहीं लगाया है। यहां पर कुछ नहीं है, यानी टी बचेगा इसका। तो माइनस के टी,
टी और ये 0 बराबर है, यहां पर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा बच्चों, यहां पर है ए, उसके ऊपर क्या रहेगा ए नॉट, और यहां पर क्या रहेगा ए टी, बराबर है बच्चों। इसका कुछ नहीं है तो इसका आंसर ए रहेगा, इसका आंसर कितना रहेगा टी रहेगा। अब इनकी वैल्यूज अप्लाई करना पड़ेगा हमको, पहले ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे फिर माइनस नीचे वाली वैल्यू। अगर वैल्यू अप्लाई करते हैं तो देखो सॉल्यूशन कैसा होता है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, माइनस के टी माइनस 0 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे, क्या बन गया माइनस के टी इज इक्वल टू क्या हो गया ए नॉट माइनस ए टी। ठीक है, तो k इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका माइनस अंदर लेके चले जाओ। ठीक है बेटो, माइनस अगर अंदर लेके चले गए तो माइनस अंदर लेने के बाद क्या हो जाएगा ए टी माइनस ए नॉट अपॉन टी, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। बराबर है बेटा, ऐसे माइनस अप्लाई किए ए नॉट बाय ए टी। एक बार देख लेते हैं हम फिर से क्या किया था मैंने। ओहो ओहो, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ तो भी मैंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ध्यान दो इधर पे, ये क्या था ए टी और ए नॉट, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए ए टी होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए ए नॉट होना चाहिए। बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए टी ए नॉट ए टी ए नॉट, माइनस अप्लाई करने के बाद ए नॉट ए टी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसका रेट उसके रिएक्टेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। तो हमने देखा था यहाँ पर एग्जांपल एक ये लिया था, ये एग्जांपल लेके हमने पहले रेट लॉ निकाला, फिर इंस्टेंटेनियस रेट निकाला, फिर दोनों को कंबाइन करके हमको इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन मिलने के बाद में हमने यहाँ पर ये इक्वेशन अप्लाई किया, इसको एडजस्ट किया, इंटीग्रेशन किया टाइम के लिए और ए के लिए लिमिट लगाया और ये किया। मैंने पहले यहाँ पर वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था, बाद में उसको ठीक कर दिया, तो हमारा ये इक्वेशन बना। ये इक्वेशन बनने के बाद में ये हमारा फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। ठीक है बच्चों, दिमाग में बढ़ गई बातें, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो निकाल लिया, अब देखेंगे इसका हाफ लाइफ क्या होता है। बेटा देखो, कुछ पॉइंट्स होते हैं हमेशा हमको करना पड़ता है, चाहे आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ो या आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का करो। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हो, जब भी आपको ये काम करना पड़ेगा, पहले रेट लॉ डिराइव करो, फिर उसका हाफ लाइफ देखो, यूनिट ऑफ के देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो। 4 पॉइंट्स हमारे दिमाग में रहते हैं, एक तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन प्लस उसका हाफ लाइफ, फिर उसके बाद में क्या रहेगा उसका यूनिट ऑफ के, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन कर डाला है। ठीक है, अब इसका हाफ लाइफ देखते हैं, हाफ लाइफ क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हाफ लाइफ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है वो एक्चुअली समझना चाहिए। मैंने इसके पहले जब आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बताया था, जब मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ के बारे में, क्लियर है। तो हाफ लाइफ के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, हाफ लाइफ क्या होती है, क्या होती है हाफ लाइफ, जब तक हमारा समय टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू बिकम हाफ। हमारा रिएक्टेंट कौन था यहाँ पर ए था, ए का कंसंट्रेशन जब तक आधा नहीं हो जाता, यानी इसका मतलब अगर हमने 10 मोलर ए डाला है तो जब तक 5 मोलर ए खत्म हो जाता है, यानी 5 मोलर ए बचेगा, उतने उसके लिए लगने वाला समय दैट इज हाफ लाइफ। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, एट हाफ लाइफ बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार्टिंग से लेके तो आधा हो जाएगा। इनिशियली अपन ने इतना डाला था ए का कंसंट्रेशन, उससे क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। समझ में आ गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इतना रहेगा एंड लेट टाइम, टाइम कितना होगा टी 1/2 मैंने डिनोट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन था, इक्वेशन 3। तो देखो बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन ये है एट हाफ
लाइफ, हाफ लाइफ क्या होगा, के। इनिशियली हमने इतना डाला था, हाफ लाइफ के लिए लगने वाला समय T1/2, और ये कितना हो जाएगा, 80 A0/2। कितना होगा के, A0 में से A0/2 गया तो कितना बचेगा, A0/2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, A0/2 T1/2। ये बन गया अपना हाफ लाइफ। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो ये हो गया किसके बारे में पढ़ लिया अपन ने अभी, हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है, दिमाग में आ गया यहां तक बातें। अब देखते हैं बेटा इसका यूनिट ऑफ के कैसा होता है, यूनिट ऑफ के, ठीक है। हमको अगर के का यूनिट निकालना है तो के का यूनिट यहां से निकालेंगे बच्चों हम, ठीक है। तो देखो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के लिए क्या रहता है बच्चों बताओ मुझे। हमारे पास ये इक्वेशन है, वी हैव इक्वेशन के इक्वल्स टू क्या होगा, A0 माइनस 80 अपॉन टी, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या रहता है, सेकेंड। ये मोलर इसका भी यूनिट रहेगा, इसका भी मोलर रहेगा, तो मोलर में से मोलर गया तो क्या बचेगा, मोलर टाइम इनवर्स या मोलर सेकेंड इनवर्स, या आप यू कैन से मोल्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मोल्स डेसीमीटर क्यूब भी एक्चुअली मोलर है, समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है। तो यहां से क्या समझ में आ गया, मैंने आपको देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया है, उसका हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव किया है, डिराइव करने के बाद मैंने हाफ लाइफ उसका बताया, हाफ लाइफ बताने के बाद मैंने आपको बताया यूनिट ऑफ के। नाउ इट्स टाइम फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी हमको देखना है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कुछ ग्राफ्स आते हैं, इसका इसका कैसा ग्राफ रहेगा वो बनाना आता है, तो वो ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देख लेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आज हम, अभी हमारे जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में भी हमको देखना है, ठीक है बच्चों। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमको कुछ ग्राफ बनाने आते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ग्राफ किसके बीच में बनाना है, जैसे कि अगर हमको किसी ने पूछा है कि चलो भाई ग्राफ बनाना है आपको ए टी वर्सेस टाइम के साथ में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी एंड टाइम के साथ में अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, और किसके बीच में बनाना है हमको ग्राफ, टाइम के साथ में ग्राफ बनाना है। तो बेटा ये देखो ये ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन होगा, वी हैव, हमारा इक्वेशन के इज इक्वल टू क्या होता है, A0 माइनस 80 अपॉन टी, ठीक है। तो बेटा ये टी को इधर लेके जाओ, इधर लेके जाने के बाद क्या बन जाएगा, के टी इक्वल टू क्या होगा, A0 माइनस 80, बराबर है कि नहीं है, A0 माइनस 80, क्लियर है बच्चों। अब देखो यहां पर जब ये इक्वेशन बन गया, हमको किस किस के बीच में बनाना, दिस एंड दिस, क्लियर है। हमारे पास एक इक्वेशन हमेशा याद रखना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं तो y इज इक्वल टू एम एक्स, इनमें से कोई ना कोई फॉलो करेगा, ठीक है। तो y एक्सिस वाली जो भी टर्म है उसको इस साइड में लेके आना, एक्स एक्सिस वाली टर्म को इधर लेके जाना है। तो एक काम करते हैं, y एक्सिस वाले पे अपन 80 ले लेते हैं, तो 80 वाली टर्म को इधर लेके चले जाओ। 80 इधर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 80 इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0, बराबर है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं हमारा, क्लियर है, बन गया ये। अब देखो ऑन कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं अपन, ऑन कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स, क्योंकि यहां पर माइनस है ना, माइनस वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म बन गई y बच्चों, ये वाली टर्म बन गई हमारी x एक्सिस बन गई है, और ये बन गया है हमारा इंटरसेप्ट, और ये बन गया है हमारा स्लोप m, ठीक है, माइनस है। तो इसका ग्राफ कैसा रहता है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा रहता है, ये रहेगा हमारा ग्राफ। यहां पर y एक्सिस पे आता है 80, यहां पर आएगा टाइम, क्लियर है बच्चों, और माइनस है सो ऊपर से नीचे आएगा, तो ये हमारा ग्राफ कैसा हो रहा है बच्चों, ऊपर से नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद में यहां पर हमारा आ रहा है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी सी की जगह क्या हो गया ये A0, तो ये रहेंगी वैल्यू A0 की। यहां पर जो स्लोप बन रहा है हमारा स्लोप माइनस के है। तो ये रहा हमारा ग्राफ, ऐसा ग्राफ आता है बनाना आपको। एंट्रेंस में भी अगर देखोगे तो आपको 4 ग्राफ बने रहते हैं, कंपेयर करना पड़ता है, तो कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, कौन सा ग्राफ जीरो ऑर्डर का है, कौन सा सूडो फर्स्ट ऑर्डर का है या
सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा ग्राफ अगर आप देखते हो तो समझ जाओ कि भाई ये ग्राफ बिलोंग करता है किसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स में एक रिएक्शन बताता हूं मैं, देखो अमोनिया का डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जानते हो आप NH3, NH3 का डिकम्पोजिशन होके क्या बनता है बस, तो NH3 का डिकम्पोजिशन होके बनता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर हम काम करते हैं, हम दो NH3 ले लेते हैं और यहां पर लेते हैं 3H2, हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। बच्चों आपको बताता हूं ये रिएक्शन होती है प्लैटिनम के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, प्लैटिनम के प्रेजेंस में होती है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली होती कैसी है, देखो एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास जो हमारा मटेरियल होता है, रिएक्टिंग मटेरियल, बीकर ले लो, और बीकर के अंदर जब रिएक्टिंग मटेरियल होता है तो वहां पर ऐसा प्लैटिनम की सरफेस होती है, और ये प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर जब अमोनिया जाके अटैच होता है बच्चों, तो यहां पर आने के बाद में उसका होता है डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। क्लियर है, बहुत सारे अमोनिया यहाँ पर स्टील वेटिंग रहती है कि मेरा नंबर कब आएगा। क्लियर है कि नहीं, वो अपने नंबर का वेट करते रहते हैं। जैसे ही अमोनिया का नंबर आता है, अमोनिया प्लैटिनम की सरफेस के ऊपर जाके बैठता है और वहां पर उसका होता है डिकम्पोजिशन। क्लियर है कि नहीं है, तो यहां पर एक्चुअली प्लैटिनम की जो सरफेस होती है वो जितनी अवेलेबल है उसकी अकॉर्डिंग होता है। अगर ज्यादा प्लैटिनम की सरफेस अवेलेबल रहेंगी तो रिएक्शन हमारी जल्दी जल्दी होंगी, और हमारी रिएक्शन कैसी होंगी बच्चों, फास्ट होंगी। इफ द सरफेस ऑफ प्लैटिनम इज वेरी वेरी स्मॉल, बराबर है कि नहीं है, तो उस टाइम पे हमारे कम अमोनिया के मॉलिक्यूल जाके अटैच होंगे और हमारी रिएक्शन कैसी होंगी, स्लो होंगी। तो एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, हमारी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड है। रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं। उसके ऊपर डिपेंड है क्या कि अमोनिया कितने हैं, नहीं। इसलिए ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें और भी एग्जांपल है बच्चों, जैसे सेकंड एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, N2O का डिकम्पोजिशन। अगर N2O का डिकम्पोजिशन भी प्लैटिनम की सरफेस पे होता है, यहाँ पर N2 प्लस हाफ O2 को जैसी होती है रिएक्शन। क्लियर है, इस रिएक्शन को भी आप बैलेंस कर सकते और आगे कर सकते हो, ट्वाइस ले लो, यहाँ पर ट्वाइस आएगा, यहाँ पर एक O2 आएगा। क्लियर है, ऐसा भी लिख सकते हो आप इस रिएक्शन को, ट्वाइस N2O इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गिव्स ट्वाइस N2 प्लस O2, बराबर है। ये रिएक्शन में भी सेम कंसेप्ट है, प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर काम हो रहा है और यहां पर भी डिकम्पोजिशन के लिए प्लैटिनम की सरफेस जरूरी है। इसलिए ये रिएक्शन भी किसमें आती है बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जांपल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर है। तो ये रही पूरी बात जो आज हमने पढ़ा है, सब की सब बातें हमने पढ़े, किसके बारे में पढ़े, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हमने सबसे पढ़े पढ़ा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के बाद में हमने देखा है उसका हाफ लाइफ, फिर उसके बाद हमने देखा है यूनिट ऑफ के, फिर उसके बाद हमने एक ग्राफ देखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और पांचवा हमने टॉपिक देखा है एग्जांपल्स। समझ में आ गया, याद रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स भी सेपरेटली 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं हमारे स्टेट बोर्ड में। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। क्या होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ, तो हमारे सामने है अभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में 2 बातें बता देता हूं, वो बातें आप ध्यान में रखो, सब क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो रिएक्शन टिपिकली हायर ऑर्डर की होना चाहिए। देखो जैसे कि सेकेंड ऑर्डर या यू कैन से थर्ड ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर हो गए, ठीक है। बट एट सर्टन टाइम और सर्टन कंडीशन those reaction behaves as a first order reaction, यानी जो रिएक्शन सेकेंड और थर्ड ऑर्डर की होना चाहिए था, किसी कारणवश वो रिएक्शन बिहेव कर रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऐसी सभी रिएक्शन को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि किसी कारणवश वो बिहेव कर रही है फर्स्ट ऑर्डर, रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखो बच्चों, CH3 COO ये क्या है, मिथाइल एसीटेट। क्लियर है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में बच्चों इसका प्रोडक्ट बनता है CH3COOH प्लस CH3OH। वैसे तो ये रिएक्शन डबल हेडेड एरो वाली है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन चलो ठीक है, हमारा रिएक्टेंट तो ये है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, तो देखा जाए तो ये रिएक्शन
एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका रेट लॉग ऐसा होना चाहिए, रेट शुड बी के CH3COOH और H2O टू दी पावर 1, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो ये रिएक्शन होना चाहिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट क्या बोला, बट इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इन एक्सेस अमाउंट, अब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होता है किसी का, जैसे पानी इसमें बहुत सारा है, तो उसको हम लेंगे कांस्टेंट, हमेशा उसको कांस्टेंट, उसके ऊपर कभी रेट डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि वो इतना सारा होता है, थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई असर नहीं होता है, समझ में आया ना, रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन कैसा लेंगे हम, कांस्टेंट। तो ये हो गया भाई कांस्टेंट, तो देयरफॉर हमारा न्यू रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के, कांस्टेंट हम ले लेते हैं के डैश, क्लियर है, के CH3COOH और यहां पर आ गया के डैश, ये दोनों कांस्टेंट मिला के एक और कांस्टेंट बन जाएगा जिसका नाम है के डबल डैश और ऊपर आ गया CH3COOH, क्लियर है। तो नाउ यहां पर आप देख सकते हो कि अब नाउ रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यानी ये हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन थी एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बट दिस रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे बिहेव कर रही है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिहेव कर रही है। क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि हमने वाटर को कैसा रखा है, एक्सेस में रखा है, क्लियर है बच्चों, दिमाग में आ गई बातें, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल, इसके एग्जांपल में और भी ले सकते हो, जैसे देखो बच्चों, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता, C12H22O11, ये हमारी घर की शक्कर है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में C6H12O6 और C6H12O6, ये भाई साहब है ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोस, ऐसी दो शुगर बनती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोस। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस भी सेकंड ऑर्डर है, सेम टाइप की रिएक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर वाटर को एक्सेस लेंगे हम तो इसी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, यानी हमारी रिएक्शन कैसे बिहेव करेंगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बिहेव करेंगी, क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और आज के हमारे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जो है बच्चों इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, क्लियर है। अब इसके बाद हमको कोलिजन थ्योरी वाला टॉपिक देखना है जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय करो, नमस्ते।